हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। नीट के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ थॉरोली चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एनिमल किंगडम है, बेसिकली इस चैप्टर में आपको बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में, सेल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी प्लान है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो सिमेट्री है या फिर जो नेचर है उसकी बॉडी के सेल्स का, उन सभी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहला जो टॉपिक मैं इस पे डिस्कस कर रही हूँ वो उनकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे जो स्ट्रक्चर होता है उसका, जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, या तो वो सेल्यूलर हो सकती है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंडिविजुअल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वही जो सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में नहीं है, यानी कि वो सारे सेल्स टाइटली पैक नहीं है, मिल बांटकर एक दूसरे के साथ कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके का सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसको हमने बोला कि मल्टी सेल्यूलर हो गया। ठीक है, नो कोऑर्डिनेशन, इनके अंदर किसी भी तरीके की कोऑर्डिनेशन नहीं होती है और इस तरीके की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देख सकते हैं पॉरीफेरा में, है ना। तो पॉरीफेरा का मतलब यहाँ पर स्पॉन्जेस से है, तो स्पॉन्जेस एक एग्जांपल होंगे किसके लिए? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, टिश्यूज भी कैसे बने हैं? व्हेन मेनी सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर है तो बहुत सारे सेल्स, लेकिन ये सभी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, यानी कि टाइटली पैक्ड होंगे और मिलकर यानी कि कोऑर्डिनेशन में किसी भी एक्टिविटी को या फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? कोऑर्डिनेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें टिश्यू लेवल में, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीनोफोरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ये टीनोफोर्स होते क्या है ना। अब आगे अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ये जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन लेवल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये सभी टिश्यूज कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल का एक एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थ यानी कि फ्लैटवर्म्स ले सकते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैटवर्म्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इसमें कोऑर्डिनेशन होगी, डेफिनेटली क्या होगी? कोऑर्डिनेशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन दीज ऑर्गन्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड आर इन कोऑर्डिनेशन, जब ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो एक सिस्टम बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? ऑर्गन सिस्टम के अंदर। तो ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा? तो आपको ये देखना है कि देखो, ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन में, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें क्या होता है? जो लिवर है या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सब ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या बनाते हैं? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम,
दूसरा आप सर्कुलेटरी सिस्टम ले सकते हैं यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक अभी मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मैं इन सभी को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो अगर रेस्पिरेशन आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे हो, मान लीजिए आप अर्थवर्म की बात कर रहे हो, तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, वो अपने स्किन के सरफेस, जो उनकी स्किन होती है थिक क्यूटिकल होती है, उसके सरफेस से क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे ये ओपन और क्लोज दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार फटाफट से सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरीके का है। कौन कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स कंप्लीटली डेवलप नहीं होती हैं, ब्लड वेसल्स कंप्लीटली डेवलप नहीं होती हैं, इंस्टेड यहाँ पर साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि क्लोज्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्लीटली डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करेंगे, देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हम कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पूरी बॉडी से जो भी ब्लड आता है वो कहाँ जाता है, साइनस से होते हुए बॉडी के थ्रू ट्रैकियल जो इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है वो ट्रेवल करके जाएगा। ब्लड भी क्या करता है, जब सर्कुलेशन होती है तो क्योंकि इनके पास प्रॉपर डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं है तो हार्ट से जितना भी ब्लड बाहर निकलेगा वो किसी वेसल में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको बात कर देता है। समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए। In the case of open circulatory system, there is no well-developed blood vessel. Instead, the blood from the heart directly wets या फिर गीला कर देता है, बात कर देता है सेल्स और टिश्यूज को। तो ये तो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसका एक एग्जाम्पल कॉकरोच हमने पढ़ा है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स डेवलप्ड होती हैं, तो क्लोज इसलिए बोला है ब्लड वेसल के अंदर ही जो ब्लड है वो फ्लो करेगा और डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सचेंज होना होता है वो होगा। क्लियर है, जबकि ओपन में क्या रहा था, डायरेक्टली हार्ट से जो ब्लड निकल रहा था वो सेल्स और टिश्यूज के पास जा रहा था। राइट, अब आप यहाँ पर देखोगे जो क्लोज्ड है इसका एक एग्जांपल अगर ले तो वर्टिब्रेट्स है या जो ह्यूमंस है उनके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो, जिस तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो सर्कुलेशन अगर देखी जाए वर्टिब्रेट्स के अंदर तो वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है भाई, अगर कभी भी जो हमारी बॉडी से आने वाला ब्लड है वो हार्ट से सिर्फ एक ही बार होके गुजरता है, अगर कभी भी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार होके गुजरेगा तो वो सिंगल सर्कुलेशन होगी, लेकिन अगर दो बार होके गुजरता है तो वो डबल सर्कुलेशन है। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन के एग्जांपल में आप फिशेस ले सकते हैं जिनके पास सिर्फ दो ही चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो जैसे जो ब्लड होता है पूरी बॉडी से आएगा वो हार्ट से होता हुआ गिल्स में जाता है, तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं, तो गिल्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस चलता है। एज अ रिजल्ट जो पूरा ब्लड होता है वो गिल्स से ही पूरी बॉडी में चला जाता है, यानी कि सिर्फ एक ही बार तो आया हार्ट के अंदर, बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से गिल्स में गया और गिल्स से वापस पूरी बॉडी में आ गया। तो दिस सर्कुलेशन इज ओनली वन टाइम, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ डबल सर्कुलेशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो हार्ट में दो बार होगा, दो बार, इसीलिए हमने उसको डबल सर्कुलेशन बोला। सबसे पहले देखिए पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आएगा, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्योंकि एल्वियोलाई प्रेजेंट है तो एल्वियोलाई क्या करती है, डिफ्यूजन करवाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। तो एल्वियोलाई क्या करेंगी,
यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसको डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड बनाएंगी और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, फिर फिल्टर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन है इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं एंड इट कैन बी सीन अमंग मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। तो मैंने फिशेस की बात कर ली है, बर्ड्स की बात कर ली है, मैमल्स की बात कर ली है, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके बारे में क्या आपको ये याद रखना है। जैसे कि इनके अंदर फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट था, 2 चैम्बर्ड हार्ट था। वैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए एम्फीबियंस के अंदर कितना होगा, रेप्टाइल्स के अंदर कितना होगा, तो जो 3 चैम्बर्ड हार्ट की हम बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसीलिए बोला जाता है इट इज वेरी क्लोज टू दी जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनसे, है ना। तो क्या होगा फिर, जिनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, उनमें डबल सर्कुलेशन होगी। जिनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है जैसे कि फिशेस, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगी। लेकिन जो हमारे पास एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते या फिर ऑक्सीजनेटेड नहीं बना पाते और समवेयर इंटरमिक्सिंग होती ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा। ऑर्गन सिस्टम में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है और सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म की बात करेंगे, स्किन के सरफेस के थ्रू क्या करेगा, वो थिक क्यूटिकल के थ्रू डिफ्यूजन करेगा। फ्रॉग का एग्जांपल ले लीजिए, मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू कर सकता है, राइट। और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट के बेसिस पर मैं बोलूं तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं, अपने सारी एक्टिविटीज वाटर के अंदर परफॉर्म करेंगे। टेरेस्ट्रियल जो कि जमीन पर रहते हैं, राइट। टेरेस्ट्रियल में भी आप ये देखोगे हवा में उड़ने वाले हो गए बर्ड्स, एरियल एनिमल्स होते हैं। पेड़ पर रहने वाले बंदर वगैरह हो गए, आर्बोरियल होते हैं, राइट। कुछ बरोइंग होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब गुफा बनाते रहते हैं या शेड बनाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह, उनके पास गिल्स होंगे। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, हम जैसे लोगों के पास लंग्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने अभी आपको बताया 2 तरीके का है, ओपन एंड क्लोज। ओपन में ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होंगी, उनके पास साइनस वेनोसस होता है, जहां से हार्ट में जो ब्लड जाएगा वो सिर्फ एक ही बार मूवमेंट करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, है ना। और जब वो पूरी बॉडी में जाएगा तो किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जा रहा है, सारे सेल्स और टिश्यूज को बाथ कर देता है। देन क्लोज में वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर जितना भी ब्लड फ्लो करेगा वो वेसल्स के अंदर करेगा और जो भी डिफ्यूजन होगा वो किसके थ्रू होगा, जो ब्लड वेसल्स है उनके सरफेस के थ्रू। और इसका एक एग्जांपल आप ह्यूमन ले सकते हो। साथ ही साथ मैंने बताया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो अलग अलग तरीके से होती है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन बोलते हैं उसको, है ना, इनकम्प्लीट डबल एंड देन डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अमंग दी वेरियस या फिर अमंग दी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वो डिफर करेगा। अब वो कैसे डिफर कर रहा है मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पर हम इसको स्टडी करेंगे, है ना। देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो किस तरीके से होगा, मैंने बोला कि सेल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट है सेल्स की वो सेल एग्रीगेट की फॉर्म में हो सकती है। सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है, बहुत सारे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, बहुत सारे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं और वो आपको स्पॉन्जेस के अंदर दिखेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या लिख रहे हैं, स्पॉन्जेस। ठीक है, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बॉडी प्लान।
तो जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है इसमें बहुत सारे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एंड दीज आर फाउंड अमंग स्पॉन्जेस। जो दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है वो ब्लाइंड ट्यूब लाइक फॉर्म हो सकती है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब क्या है कि एक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक तरफ से टर्मिनेट हो जाता है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है जो भी एक पपेट या एक बहुत ही पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो एक तरफ से टर्मिनेट हो रहा है, बंद है ना, तो उसको ब्लाइंड ट्यूब सैक या फिर ब्लाइंड ट्यूब बॉडी प्लान भी कहा जाता है। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लाइंड ट्यूब लाइक है ना और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंड दिस ओपनिंग सर्व्स बोथ एज द माउथ एंड द एनस, यानी कि माउथ की तरह भी वो काम करेगी और एनस की तरह भी। तो इसका मतलब ये हुआ वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और वही ओपनिंग एक्ट करती है किस किस की तरह, माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका मतलब तो स्पॉन्जेस में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होना चाहिए। तो यस, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। जबकि ब्लाइंड ट्यूब जो बॉडी प्लान होगा उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगी और इसी बेसिस पर हम बोलते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। करेक्ट। देन ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ट्यूब इन ट्यूब या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप देखोगे प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है ना। तो हम लिख रहे हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्यूब के अंदर एक ट्यूबुलर पार्ट है, जैसे कि जो आपका सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा एंड देयर विल बी टू ओपनिंग्स। एक ओपनिंग जो कि माउथ की तरह सर्व करेगी एंड अनदर ओपनिंग विल एक्ट एज द एनस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो बॉडी प्लान है उसमें दो ओपनिंग्स है, एक माउथ की तरह सर्व कर रही है और दूसरी एनस की तरह। तो इस तरीके की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब ये जो माउथ की फॉर्मेशन हुई है और जो एनस की फॉर्मेशन हुई है ये किस डेवलपमेंटल स्टेजेस के रिजल्ट में हुई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है और सेल डिफरेंशिएशन चलती है, सेल्स बहुत सारे डिफरेंशिएट करते हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट में कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनेंगे और कुछ बड़े बड़े सेल्स बनेंगे। ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं और जो पोल होता है जहां पर ये सेल्स अरेंज्ड है, देखिए वेजिटल पोल और एनिमल पोल, वेजिटल पोल और एनिमल पोल, ये थोड़ा ऑपोजिट आप बनाएंगे, ऊपर की तरफ वेजिटल पोल दिखाएंगे हम, नीचे एनिमल पोल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर बना रहे हैं ये होता क्या है, जब भी जाइगोट आगे डिफरेंशिएट करेगा तो वो पहले जाइगोट डिवाइड करता है, क्लीवेज होती है, 2 सेल्स बनते हैं, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी, 16, 32 ऐसे चलता है। तो आप बोलते हो कि जो 8 सेल स्टेज होती है उसको हम मोरुला कहते हैं, जो 8 सेल स्टेज होती है जाइगोट में उसको हम मोरुला कहते हैं। फिर उसके बाद 16 to 32 सेल स्टेज आती है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला बोलेंगे या फिर ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जो 64 सेल स्टेज होती है उसको कहा जाता है गैस्ट्रुला। क्या कहते हैं उसको, गैस्ट्रुला। तो आपको क्या याद रखना है कि जब यहाँ पर जाइगोट की जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलेगा तो उसमें बहुत सारे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी और वो सभी के सभी सेल्स अरेंज होते रहेंगे, सभी के सभी सेल्स अरेंज होते रहेंगे, बड़े बड़े सेल्स एक तरफ जिसको वेजिटल पोल कहते हैं और वेजिटल पोल में यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और जो छोटे छोटे सेल्स है वो बेस पर प्रेजेंट है, ये एनिमल पोल कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। एंड एनिमल पोल हैज लेसर यॉक,
एनिमल पोर में यॉक की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि वेजिटल फॉल में यॉक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रुला स्टेज आती है ना, इस स्टेज में क्या होगा, एक इन्वेजिनेशन होती है, इन्वेजिनेशन होती है ना। और ये जो इन्वेजिनेशन है, इसको लिप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। देखो हमेशा याद रखना, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है, जो जाइगोट था वो 2 सेल में डिवाइड करेगा, उन दोनों सेल्स को ब्लास्टोमर्स कहेंगे, तो 2 ब्लास्टोमर बने, फिर 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सेल्स डिवाइड करते हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होगी, द लार्जर सेल्स विल फॉर्म द वेजिटल पोर एंड दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। जो स्मॉलर सेल्स होते हैं दे फॉर्म एनिमल पोर एंड दे हैव लेसर अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है, इस स्टेज में एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होती है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर होगा ये फॉर्मेशन करेगा माउथ की, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है ये माउथ की फॉर्मेशन करता है, उन ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम कहा जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल जिनके अंदर द ब्लास्टोपोर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म माउथ फर्स्ट, तो उनको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पॉरीफेरा से लेकर पॉरीफेरा टू मोलस्का, ये जितने भी फाइलम हैं वो सब किस में आते हैं, प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर द ब्लास्टोपोर, ये जो ब्लास्टोपोर था, ये जो लिप था, वो एनस की फॉर्मेशन करेगा, एंड देन इसका जो ऑपोजिट एंड है, ये ऑपोजिट एंड आगे चल के माउथ बनाता है। सबसे पहले जिन ऑर्गेनिजम्स में ब्लास्टोपोर ने माउथ की फॉर्मेशन करी वो प्रोटोस्टोम है, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले ब्लास्टोपोर एनस की फॉर्मेशन करता है उनको ड्यूट्रोस्टोम कहा जाता है, ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है, और इसके एग्जांपल अगर आप देखोगे, इकाइनोडर्मेटा टू ऑल द कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, ये सभी जो फाइला है ये ड्यूट्रोस्टोम्स में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लास्टोपोर किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एनस की फॉर्मेशन कर रहा है, एंड लेटर ऑन इन द लाइफ द माउथ विल बी फॉर्म्ड। करेक्ट, तो अब याद रखें कि जो इकाइनोडर्मेटा इट इज क्वाइट सिमिलर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द कॉर्डेटा, इसलिए इसको काफी क्लोज माना जाता है कॉर्डेटा के साथ। राइट, तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम तक। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे आपको ये याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सभी इंडिविजुअल के पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की, आप एनिलिड्स की अगर बात करेंगे तो उनके पास नेफ्रीडिया होता है, एनिलिड्स के पास क्या होता है, नेफ्रीडिया। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म एनिलिड के अंदर ही आता है, तो देख लेते हैं फटाफट से। एनिलिड्स यानी कि अर्थवर्म दे हैव नेफ्रीडिया, किस चीज के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है भाई, उनके पास होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल, माल्फीजियन ट्यूब्यूल, ये इसकी मदद से क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। राइट, ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनके पास किडनी होती है जो कि वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड किडनीज। ठीक है, किडनी भी प्रोनेफ्रिक या मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक हो सकती है। जो इंडिविजुअल जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड किडनी प्रेजेंट होगी। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर किस तरीके की किडनी होनी चाहिए, जो हाईली डेवलप्ड है वो मैमल्स हैं, सो दे मस्ट बी हैविंग मेटानेफ्रिक किडनीज। राइट, और किडनी ही हायर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन है उसका रोल प्ले करेगी। क्लियर है, साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स, जो कि इसके अंदर होते हैं, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस में मिलेंगे, और वो भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। करेक्ट, तो ये सब अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब फाइला के हिसाब से बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इनका जो सिमेट्री है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा सिमेट्री क्या है। देखो, जो सिमेट्री की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है क्या उसको किसी भी एक प्लेन से या 2 प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, क्या उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की है कि उसको सिमेट्री बोला जाए या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल
एसिमेट्रिकल होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और दूसरे सिमेट्रिकल हो सकते हैं। ये बॉडी सिमेट्री में बता रही हूँ आपको, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल होंगे तो कुछ सिमेट्रिकल होंगे। एसिमेट्रिकल का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किए जा सकते। तो आप अमीबा का भी तो एक एग्जांपल ले सकते हो कि क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इरेगुलर इन शेप है, क्योंकि अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर है, तो आप किसी भी एक्सिस से अमीबा को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसकी बॉडी प्लान किस तरीके का हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ, राइट। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सिमेट्रिकल है तो इसमें भी आप देखोगे कंप्लीटली सिमेट्रिकल हो सकता है, होलो सिमेट्री इसको हम बोल देते हैं। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें या फिर अगर कुछ एक ऐसे स्पेरिकल सिमेट्री की हम बात करते हैं, कोई इंडिविजुअल जो बिल्कुल ही स्पेरिकल हो, तो आप क्या करोगे, इसको किसी भी एक्सिस से इक्वली डिवाइड कर सकते हो, किसी भी एक्सिस से इक्वली डिवाइड कर सकते हो। दिस इज होल सिमेट्री या फिर स्पेरिकल सिमेट्री, ठीक है। लेकिन जनरली जो सिमेट्री है इसको हम बायलेटरल और रेडियल कहते हैं, बायलेटरल एंड रेडियल कहते हैं। जो रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताई है वो यही स्पेरिकल सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। आप इस एक्सिस से करिए, चाहे हॉरिजॉन्टली करिए, चाहे डायगोनली करिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स इट हैज अ रेडियल सिमेट्री, राइट। लेकिन बायलेटरल का मतलब क्या है, आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन की जो बॉडी होती है अगर उसको डिवाइड किया जाएगा दो इक्वल हाफ्स में, तो आप सिर्फ एक ही एक्सिस से उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसकी जो सिमेट्री है, जो प्लेन है, वो सिर्फ सिंगल प्लेन होगा। और बायलेटरल का मतलब यही होता है when an organism can be divided into two equal halves from one plane, from one axis only, तो उसको बायलेटरल कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने ह्यूमन लिया है। रेडियल कहते हैं जिसको इसमें किसी भी एक्सिस से डिवाइड हो सकता है, इसमें जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो आ सकते हैं। एसिमेट्रिकल में मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया, आप इसमें स्पॉन्जेस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में तो जो फ्रंट पोर्शन होगा दैट इज क्लोज टू द माउथ, इट विल बी एंटीरियर रीजन एंड द रीजन व्हिच इज क्लोज टू द एनस, एनल रीजन, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर रीजन, राइट। जो बेली साइड होता है वेंट्रल सरफेस कहलाता है और जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ सरफेस होगा वो डोर्सल होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सिस बताए, प्लेन बताए हैं। एंटीरियर सरफेस हो सकता है, एंटीरियर व्हिच इज क्लोज टू द माउथ, पोस्टीरियर हो सकता है व्हिच इज क्लोज टू द एनस, posterior that means the region close to the anus। फिर उसके बाद वेंट्रल हो सकता है, इसका मतलब है बेली सरफेस, ठीक है, पेट की तरफ वाला जो बेली सरफेस होता है उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। एंड देन डॉर्सल सरफेस हो सकता है व्हिच इज टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमने यहाँ पर सरफेस पढ़े हैं और एक्सेस पढ़े, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करेंगे, जो लेयर्स हैं, जो जर्म लेयर्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है कुछ लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ये मैं सभी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, वो डिफर कर सकता है कि 2 लेयर्स बन रही है या फिर 3 लेयर्स बन रही है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है तो कुछ लेयर्स की फॉर्मेशन होती है विच आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लेयर या फिर जर्म लेयर्स। वो कौन कौन से लेयर्स हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये आउटर मोस्ट लेयर में बना रही हूँ और उसके अंदर एक लेयर बना रही हूँ, ठीक है, ये सेंटर में एक ल्यूमन यानी कि मैंने कैविटी बनाई है, ठीक है। तो जो बॉडी प्लान है ऑर्गेनिजम्स का वो किस तरीके से है, the outermost layer which is formed during the embryonic development is called ectoderm। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। जो अंदर एक लेयर बन रही है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ये क्या है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स है। एंड वो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव 2 germ layers, 2 embryonic layers, these are called diploblastic। वो इंडिविजुअल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 germ layers होती हैं उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओनली, तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे।
लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स आप ऐसे भी देखोगे जिनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 जर्म लेयर्स विल बी प्रेजेंट। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म, दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म, राइट। तो अब डिफरेंस क्या है इनमें, किस किस तरीके से सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन होगी या किस तरीके से ये आगे चल के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो 2 लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनके पास एक मिडल लेयर होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, उसके जगह पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड मेसोगिलिया, मेसोगिलिया, ठीक है। तो जैसे मैंने भी बताया था ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो रूडिमेंट्री है, तो वो किस वजह से है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनके पास मेसोडर्म डेवलप नहीं है और मेसोडर्म की जगह पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसको मेसोगिलिया कहते हैं, राइट। तो वो सारे फंक्शन जो मेसोडर्म करने वाली थी वो तो इनके अंदर कंप्लीटली डेवलप्ड होंगे नहीं, तो इसीलिए वो रूडिमेंट्री होते हैं या फिर अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, करेक्ट। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को पोजेस करने वाले ऑर्गेनिज्म, इसमें आप बात कर सकते हो सिलेंट्रेटा के बारे में, टीनोफोरा के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंट्रेटा जिसको आप निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा हम टीनोफोरा ले रहे हैं, टीनोफोरा, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए, दीज आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो बल्कि आप सिलेंट्रेटा ही याद रखिए क्योंकि आगे चलकर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, टीनोफोरा भी आप आगे पढ़ेंगे। तो जो मेसोगिलिया लेयर है ये अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, करेक्ट। लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, इट इज नॉट कॉल्ड मेसोडर्म और इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं कहा जाता है। लेकिन जिसके पास मेसोडर्म वेल डेवलप्ड होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम से स्टार्ट होते हैं, तो प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर कहां तक, प्लैटीहेल्मिन्थस से सारे कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइला होते हैं वो सब पोजेस करते हैं मेसोडर्म को, इसलिए वो सब कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। Now what are the functions of these layers? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो हमारा CNS है, जो हमारी स्किन है, आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन के लिए ये एक्टोडर्म रिस्पॉन्सिबल है। जो एंडोडर्म है वो इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन करेंगे। जो मेसोडर्म ये जो वाइटल ऑर्गन्स हो गया जैसे कि आपका नोटोकॉर्ड हो गया यानी कि जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदलेगा, जो आपका हार्ट हो गया, ठीक है, अदर जो ग्लैंड्स किडनीज वगैरह, इन सभी की फॉर्मेशन करवाने में मेसोडर्म हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर एंडोडर्म में देखा सॉफ्ट और वाइटल इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड लेयर्स, और मेसोडर्म में हार्ट एंड नोटोकॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम, करेक्ट। तो ये इनके फंक्शंस है, ये परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो मेसोडर्म है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म में इस मेसोडर्म की जो अरेंजमेंट होती है वो वेरी कर सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो मेसोडर्म की अरेंजमेंट है वो वेरी कर सकती है। लाइक मान लीजिए कई जगह पर ये स्कैटर्ड है या बिखरा हुआ है, कई जगह पर ऐसा होगा कि जो ये मेसोडर्म होती है इट इज नॉट लाइन बाय अ कैविटी, इसके चारों तरफ कोई कैविटी नहीं है, या फिर अगर कैविटी प्रेजेंट होगी तो इस तरीके की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो सीलोम है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, राइट। देखिए तो हम फटाफट से बॉडी कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि सीलोम के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ये ल्यूमन है यानी कि सेंट्रल कैविटी है, फिर एक लेयर होती है जिसको आप एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म। द मिडल वन इज द मेसोडर्म एंड देन कम्स द एक्टोडर्म, ठीक है। अब देखो ये जो मेसोडर्म है, अगर ये मेसोडर्म यहाँ पर लाइन इट इज, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे स्पेशलाइज में अगर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स ही सेल्स बना दूं, अगर यहाँ पर कोई कैविटी ही ना हो, सिर्फ ये जो मेसोडर्म है ये बहुत सारे सेल्स से ही कवर्ड हो, सराउंडेड हो, और यहाँ पर कोई कैविटी ही ना हो, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो बॉडी कैविटी। ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एसीलोमेट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर मेसोडर्म इज
स्कैटर्ड। एक ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर मेसोडर्म इज स्कैटर्ड, तो यहाँ पर पार्शियली प्रेजेंट है ना मेसोडर्म, तो इस तरीके की अरेंजमेंट को कहते हैं सूडोसिलोमेट। मतलब ये जो सिलोम है वो तो सूडोसिलोम है, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इस तरीके की सिलोम प्रेजेंट होती है वो सूडोसिलोमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूडोसिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब था नो बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमेट का मतलब है द मेसोडर्म इज पार्शियली स्कैटर्ड, बिखरी हुई है, और सिलोमेट का मतलब क्या होगा? बॉडी कैविटी इज विजिबल, बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पूरी तरीके से कैविटी प्रेजेंट है, कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की यहाँ पर एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, तो उसको हम सीलोम बोलेंगे। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम, दीज आर कॉल्ड सीलोमेट। इसको एंटीरोसीलोम भी कहा जाता है या ट्रू सीलोम भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, द ऑर्गेनिजम्स इन विच, यहाँ पर आप देखोगे mesoderm is lined by a cavity, mesoderm is surrounded by a cavity, तो वो सीलोमेट होगा। mesoderm is not lined by a cavity, कोई यहाँ पर कैविटी नहीं है, बहुत सारे सेल्स की अरेंजमेंट हो रखी है, सारा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है, बिकॉज देयर इज नो कैविटी, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? एसिलोमेट। जबकि आप यहाँ पर देखोगे सो द मेसोडर्म इज स्कैटर्ड, वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इस तरीके की अरेंजमेंट को हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक और बात बताऊं, जो सीलो में कैविटी है इसके अंदर अगर कलरलेस ब्लड यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसको हेमोलिम्फ या हेमोसिलोम भी कहा जाता है। ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉकरोच के केस में, आर्थ्रोपॉड्स के केस में, ठीक है? तो ये हेमोसील भी कहलाती है। क्यों? बिकॉज द ब्लड इज नॉट रेडिश इन कलर, इट इज समवॉट व्हाइट और कलरलेस, तो इनको हेमोसील भी कहा जाता है। हेमोसील किसके अंदर मिल रही है? आर्थ्रोपॉड्स, और उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया है कॉकरोच, ठीक है? एंटीरोसिलोम किस में मिल रही थी? इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा के अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटीरोसिलोम होती है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी। करेक्ट। एक टर्म और आप पढ़ेंगे शीजोसीलोम, शीजोसील या फिर शीजोसिलोम, इसका मतलब क्या होता है? देखो सूडोसिलोम के अंदर था द मेसोडर्म इज स्कैटर्ड एंड इज प्रेजेंट इन पाउचेस, मेसोडर्म इज स्कैटर्ड एंड इज प्रेजेंट इन पाउचेस, उसको हमने सूडोसिलोम बोला। लेकिन शीजोसिलोम के अंदर क्या होता है? शीजोसिलोम के अंदर आप देखोगे यहाँ पर मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है, वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, स्प्लिट हो जाती है, स्कैटर्ड नहीं है, स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म किसमें होता है? शीजोसिलोम में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये शीजोसिलोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट कुड बी सीन इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ठीक है? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन जो एंटीरोसिलोम मैंने अभी बताया था, एंटीरोसिलोम ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक एंटीरोसिलोम प्रेजेंट होगी। और इसके अंदर पता है क्या होता है? जो गैस्ट्रुला स्टेज आपने पढ़ी थी ना, उसमें एक कैविटी होती है जिसको आर्केंटिरॉन कहते हैं, जो गट में बदल जाती है आगे चल के। गैस्ट्रुला में एक कैविटी होती है जिसको आर्केंटिरॉन कहा जाता है, एंड इन दिस केस एंटीरोसिलोम के केस में this cavity is a part of archenteron, it is a part of archenteron। यही आपसे पूछा जाएगा कि आर्केंटेरॉन कैविटी का पार्ट होता है किसमें? एंटीरोसिलोम में। कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा में मिलेगा, ठीक है? शीजोसिलोम किस में मिलती है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। क्या होता है शीजोसिलोम में? मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, राइट? फिर पूछेंगे सूडोसिलोमेट किस में मिलेगी? आप बताएंगे एस्की हेल्मिन्थ्स में, एस्की हेल्मिन्थ्स यानी कि राउंड वॉर्म में, ठीक है? सिर्फ राउंड वॉर्म्स ही हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सूडोसिलोम को, ठीक है? उससे पहले जो पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस वगैरह हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? एसिलोमेट को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एसिलोमेट को, राइट? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ, व्हिच इज मेटाबॉलिज्म। अभी जो मेटाबॉलिज्म है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो होता ये है कि जो सेगमेंट्स होते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगी, अगर सेगमेंट्स इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है और एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही सरफेस से बॉडी को डिवाइड करेंगे,
ताकि आप उन सेगमेंट्स के बेसिस पर जो ऑर्गन्स है, जो सिस्टम है, उनको डिटरमाइन कर सको। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है मेटामर्स की, उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, है ना। तो मेटामेरिज्म क्या है? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मेटामेर्स इन सच अ वे दैट द ऑर्गन्स कैन बी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है, तो मेटामेरिज्म में जो मेटामर्स है यानी कि सेगमेंट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है। मेटामर्स यानी कि सेगमेंट्स की अरेंजमेंट होती है इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों ही सरफेस से वो ऑर्गन्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट आपको दिखेगी। जैसे कि अगर अर्थवर्म का एग्जांपल ले लिया तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है अर्थवर्म का, मेटामेरिज्म, क्योंकि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सरफेस से आप मेटामर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आप एलोकेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। लेकिन अगर कॉकरोच के बारे में हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मेटामर्स कुड बी सीन। कॉकरोच के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मेटामर्स होती है। आप लाइंस देख सकते हो, 10-12 लाइंस जो होंगी उसके सरफेस पर सिर्फ एक्सटर्नली दिखेंगे आप, वो इंटरनली डिवाइड नहीं करते। बाहर से ही पता लगा सकते हो प्रोथोरेक्स है, मेसोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है, इंटरनली वो ऑर्गन्स के डिवीजन को नहीं बताती है। लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? इंटरनल मेटामेरिज्म या फिर इंटरनल डिवीजन होती है। कैसे? देखो, रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, रिब्स के बेसिस पर आपको डिवीजन पता चलेगी। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ है, 26 वर्टिब्रा है, आपको उनके डिवीजन पता चलेगी। तो वो इंटरनली होती है, बाहर से देख के नहीं पता चलता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेटामेरिज्म पढ़ा। इसमें मेटामर्स की अरेंजमेंट होती है इन सच अ वे दैट द ऑर्गन्स कुड बी डिवाइडेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो अर्थवर्म में दोनों ही तरीके से डिवीजन है, लेकिन कॉकरोच में सिर्फ एक्सटर्नली है, जबकि वर्टिब्रेट्स में सिर्फ इंटरनली है। राइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में। तो व्हाट इज नोटोकॉर्ड ना? वो क्या होती है, किससे बनी है और क्या फंक्शन है? तो देखिए, नोटोकॉर्ड एक डॉर्सल, एक मीजोडर्म से डिराइव्ड डॉर्सल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। डॉर्सल सरफेस मैंने बताया था, वर्टिब्रल कॉलम वाला, बैक साइड वाला। तो सबसे पहली चीज हम लिख रहे हैं मीजोडर्मली डिराइव्ड, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है नोटोकॉर्ड को किस तरीके से डिराइव किया हुआ है? मीजोडर्म से डिराइव किया हुआ है। राइट, तो ये क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पर, एंड दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल सरफेस पर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जो कि मीजोडर्म से डिराइव्ड है। वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाते हैं? वो कॉर्डेटा कहलाते हैं, कॉर्डेटा। और जिनके पास नहीं होगी वो नॉन कॉर्डेटा या फिर इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेटा, that do not have notochord। समझ में आया? तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो कॉर्डेट्स होते हैं, या फिर उनको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, उसके अंदर की ही कैटेगरी है। लेकिन जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी वो नॉन कॉर्डेटा होंगे। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको कॉर्डेटा को या नॉन कॉर्डेटा की कैटेगरी में क्यों डाला हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो नॉन कॉर्डेटा है और जो कॉर्डेटा है, ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया हुआ है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन। अब द क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की वो किस बेसिस पर की गई है? यहाँ पर जब आप एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी सिमेट्री है, जो बॉडी प्लान है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो वेरी करती है। इस वजह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। राइट, तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोटोकॉर्ड एब्सेंट, तो उनको हमने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? उनको हमने डाला है नॉन कॉर्डेटा में। लेकिन जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सभी
लॉट वाली फाइलम्स जो कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर आएंगी। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर क्या होगा? सबसे पहले आने वाला फाइलम है नॉन कॉर्डेटा के अंदर, तो वो क्या सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा? नहीं। तो सबसे जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो बिगिनिंग होती है सेल्स के डेवलपमेंट की, वो पॉरीफेरा से स्टार्ट होगी। इसको कॉमनली स्पंजेस भी कहा जाता है, तो आप सारे स्पंजेस के बारे में इसी फाइलम में पढ़ोगे। तो ये सबसे बिगिनिंग में आता है, दैट मीन्स इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेल्यूलर लेवल होगा, राइट। तो पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आता है, तो सिलेंट्रेटा में आप देखोगे इसको निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। निडेरिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको निडोब्लास्ट कहा जाता है। वो स्टिंगिंग सेल्स की तरह काम करेंगे और प्रेडेटर से इन ऑर्गेनिजम्स को बचाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनको हमने निडेरिया इसलिए बोला क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको निडोब्लास्ट कहते हैं, राइट। और क्या इनका लेवल भी सेलुलर रहेगा? नहीं, यहाँ से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा, अब ये जो टीनोफोरा है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी मेराइन होंगे, वो भी खारे पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर रहते हैं। समवॉट वॉलनट उनकी शेप होती है, तो सी वॉलनट भी उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सी वॉलनट, ठीक है। इनके पास कुछ सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में इनकी मदद करेंगे, राइट। और इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन कम्स प्लेटीहेल्मिन्थस। जो प्लेटी है उसका मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थस का मतलब होता है वार्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्लैट वार्म के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज द फाइला, दिस इज द फाइलम फ्रॉम वेयर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो सिमेट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थस है जिसमें ऑर्गन लेवल होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जबकि सबसे पहले वाला सेलुलर लेवल था, एसिमेट्रिकल था। उसके बाद सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा है, दोनों रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद हम बात करते हैं एस्कीहेल्मिन्थस की। इसके अंदर कौन आता है? राउंड वॉर्म्स। इनका जब क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो कैसा मिलेगा आपको? राउंड मिलेगा, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? राउंड वॉर्म्स होता है। इसके बाद आप बात करोगे एनालिड्स की। एनालिड्स के अंदर आप अर्थवर्म का एग्जांपल याद कर सकते हो। एन्यूल यानी कि सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया अर्थवर्म का। ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपको याद रहेगा, स्पॉन्जिस सुना हुआ है, अर्थवर्म सुना हुआ है, ठीक है। देन कम्स आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होगा? लार्जेस्ट फाइलम होगा। और इस फाइलम में सभी इंसेक्ट आते हैं, इस फाइलम में सभी इंसेक्ट्स आते हैं। आप कॉकरोच का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। देन कम्स मोलस्का। मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास शेल प्रेजेंट होते हैं, एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव शेल, ठीक है। मोलस्का के बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा, देखो भाई, इकाइनो का मतलब है स्पाइनी, डर्मल का मतलब है स्किन। तो इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइनी स्किन होती है, और इसको नाम दिया गया इकाइनोडर्मेटा का, राइट। ये भी मेराइन होती है। इसमें स्टारफिश का भी एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, स्टारफिश बहुत बार सुना हुआ है आपने, ठीक है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंटली हेमिकॉर्डेटा। देखो जो हेमिकॉर्डेटा है, इसमें कॉर्डेटा क्यों आ रहा है? हेमी भी लिखा हुआ है, कॉर्डेटा भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनके पास जो फीचर्स है, मोस्ट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा आर सिमिलर टू द नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेटा से भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो हेमिकॉर्डेटा रखा हुआ है, राइट। जब हम कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो जो सब कैटेगरीज है वो है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो बेसिकली ये जो 3 कैटेगरीज कॉर्डेटा के अंदर आती है, ये किस बेसिस पर डिवाइड की हुई है? तो देखिए, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यानी कि जब ये लार्वा अडल्ट में डेवलप करेगा तो ये जो इसके टेल का जो डेवलप, मतलब जो नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट थी, वो परसिस्ट नहीं करेगी, राइट।
तो यहाँ पर हमने देखा ओनली लार्वल टेल हैज नोटोकॉर्ड, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं एक टर्म है जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब क्या होता है, लार्वे की जो डेवलपमेंट होती है इनटू द अडल्ट, द डेवलपमेंट ऑफ लार्वे इनटू द अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो डेवलपमेंट हो रही है किसी भी लार्वे की या एग की, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो ये प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो अडल्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे लार्वे वाले फीचर्स को। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अडल्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं लार्वल कैरेक्टर्स को, तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस सॉरी। तो प्रोग्रेसिव कब था, जब लार्वा आगे चल के डेवलप करेगा और अडल्ट्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। लेकिन अगर अडल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लार्वल कैरेक्टर्स को, तो ये उल्टा हो रहा है ना, ऑपोजिट हो रहा है, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये यूरोकॉर्डेटा है। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होगा, हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो भी थ्रू आउट द लाइफ, वो भी थ्रू आउट द लाइफ, वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, राइट। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होगा, जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है इन अडल्ट्स, तो इसीलिए इनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 11th वालों से भी पूछ लिया जाता है, वही सेम क्वेश्चन रीजनिंग एंड असर्शन की फॉर्म में नीट एस्पिरेंट से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, नोटोकॉर्ड तो सबके पास है ना, तो मतलब ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सभी कॉर्डेटा के पास वर्टिब्रल कॉलम है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ all the vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates, right। तो ये आपको याद रखना है। अब हम फर्दर डिवीजन की बात करेंगे। तो ये जो वर्टिब्रेटा है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है आगे, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ हमने इनको दो कैटेगरीज में डाला हुआ है, एगिनेथा एंड gnathostomatā। तो जिनके पास जॉ नहीं है यानी कि जो जॉलेस है वो एगिनेथा की कैटेगरी में आएंगे, और जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है वो gnathostoमा या स्टोमेटा, gnathostomatā, राइट। तो जॉलेस फिशेस किसको कहते हैं, यहाँ पर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है इनके पास, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, ठीक है। सर्कुलर सक्टोरियल भी लिखा होगा, सक करने वाला जिसको हम सकिंग कहते हैं, माउथ होता है इनके पास, तो इनके पास जॉ नहीं है, दीज आर जॉलेस फिशेस, राइट। लेकिन जब gnathostomatā की बात करते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज, वो कौन कौन सी हैं, इसको हमने डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। भाई ये जॉ के बेसिस पर था, प्रेजेंस और एब्सेंस, इसमें जॉ नहीं था तो जॉलेस, इनके पास जॉ होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट है उसके बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो कैटेगरीज आती है gnathostomatā के अंदर। यहाँ पर आप पढ़ोगे फिशेस यानी कि पाइसेस के बारे में और टेट्रापॉड्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया पाइसेस और यहाँ पर आते हैं टेट्रापॉड्स। तो जो टेट्रापॉड्स है इनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं एज द अपेंडेजेस, और यहाँ पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के पास। इसके अलावा अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सबके पास अलग अलग अपेंडेजेस होते हैं, लाइक आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेस होंगे जिसकी मदद से वो वॉक कर पाएंगे, लोकोमोशन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे जो एनालिड्स होते हैं उनके पास भी मतलब कुछ लेटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं जिसको पैरापोडिया कहा जाता है, राइट। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है, इनके पास लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी दो कैटेगरीज आती है पाइसेस में, ये कार्टिलेजिनियस फिशेस हो सकती है जिनको कॉन्ड्रोचिट्स कहा जाता है, या फिर ये बोनी फिशेस हो सकती है जिनको ऑस्ट्रोचिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनियस हो सकती है, कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बोनी फिशेस, कॉन्ड्रोचिट्स एंड ऑस्ट्रोचिट्स। अब यहाँ पर टेट्रापॉड के बारे में जब आप बात करोगे तो इसके अंदर आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिसको एप्स कहते हैं, एंड मैमल्स। So these are the categories that have been put under gnathostomatā। उसके अंदर पाइसेस और टेट्रापॉड है। टेट्रापॉड में हमने ये सारी जो भी कैटेगरीज है वो डिस्कस किया, ठीक है।
सो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अलग से आपको नॉन कॉर्डेटा समझाऊंगी एंड देन कॉर्डेटा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं जो नीट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे सिफेलाइजेशन है, जो हेड की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे स्पॉन्जेस है जो सबसे पहले यहाँ पर आए, इनके अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती क्योंकि सेल एग्रीगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा ब्रेन की फॉर्मेशन होती है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, वो सभी चीजें किस में आती है, सिफेलाइजेशन में। जो ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि जब आप आर्थ्रोपोडा तक आते हो तो आप देखोगे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, वो भी वेंट्रल सरफेस यानी कि बेली सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे तब उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड होगा। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर आके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। राइट, सो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं डाउटफुल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। And all the very best. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.